युवराज के कॉल करते ही रॉबिन अपनी टीम के साथ सुहानी के मोबाइल के लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सभी लोग सुहानी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सुहानी वहां नहीं थी। ये देखकर रॉबिन की हालत खराब हो रही थी। उसे पहले ही युवराज ने वार्न किया था। तभी रॉबिन की नज़र रोड पर पड़े सुहानी के मोबाइल पर जाती है। वहां से कुछ ही दूर गार्ड्स को राघव बेहोशी की हालत में मिलता है। रॉबिन समझ गया था कि जिसका उसे डर था वो हो गया है। वो अपनी टीम से कहकर राघव को हॉस्पिटल भेजवा देता है। इस वक्त रॉबिन किस हद तक घबराया हुआ था, ये सिर्फ वही जानता था। उसे पता था कि अगर सुहानी को कुछ भी हुआ तो युवराज उसे नहीं छोड़ेगा। उस जगह की अच्छे से तलाशी लेने बाद भी रॉबिन को वहां कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो घबरा कर ऊपर देखते हुए कहता है, ओह गॉड, प्लीज सुहानी मैडम सेफ हो, वरना युवराज सर मुझे आपके पास पहुंचा देंगे। इधर निशा और विवेक डाइनिंग टेबल पर बैठे सुहानी का इंतजार कर रहे थे। निशा दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए कहती है, यार सुहानी कितने टाइम आएगी? 1 घंटे में वापस आने वाली थी, 2 घंटे हो गए हैं। विवेक भी सामने लगी घड़ी को देखकर कहता है, अभी तक तो सुहानी को आ जाना चाहिए था। रुको मैं उसे कॉल करता हूँ। ये कहकर विवेक अपना मोबाइल निकालकर सुहानी को कॉल करने लगता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। विवेक निशा से कहता है, सुहानी फोन नहीं उठा रही है। अब विवेक और निशा को सुहानी की फिक्र हो रही थी। विवेक कहता है, हमें कॉलेज जाकर सुहानी को देखना चाहिए। निशा और विवेक फौरन उठकर वहां जाने लगते हैं। तभी शुभरा पीछे से उन्हें आवाज लगाते हुए कहती है, बेटा नाश्ता तो कर लो। लेकिन वो दोनों इतनी जल्दी में थे कि उन्हें शुभरा की बात सुनाई ही नहीं देती और वो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद निशा और विवेक मायूसी के साथ वापस युवराज के घर आ जाते हैं। घर में आते ही उनकी नज़र अर्नव पर पड़ती है, जो शुभरा और रॉबिन से कुछ पूछताछ कर रहा था। अर्नव को देखकर उन दोनों के मन में किसी अनहोनी की डर होने लगता है। वो दोनों बिना 1 सेकंड गंवाए भागते हुए अर्नव के पास पहुंच आते हैं। निशा अर्नव से कहती है, एस.पी. सर, क्या आप यहाँ सुहानी को ढूंढने आए हैं? क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला? अर्नव कामली कहता है, हम सुहानी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, वो जल्द ही मिल जाएगी। विवेक शक करते हुए अर्नव से कहता है, लेकिन वह क्या है? विवेक के सवाल पर अर्नव खामोश रहता है, लेकिन रॉबिन थोड़ा घबराते हुए कहता है, सुहानी मैडम को किसी ने किडनैप कर लिया है। रॉबिन की बात सुनकर निशा और विवेक सकते में आ जाते हैं और कुछ देर वैसे ही अवाक लिए रहते हैं। ये देखकर अर्नव विवेक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम लोग परेशान मत हो, सुहानी बिल्कुल ठीक होगी। अर्नव ये कह ही रहा था, तभी विला के बाहर बड़ी स्पीड से चलती हुई एक कार आकर रुकती है। उस कार की आवाज सुनते ही डर से रॉबिन के हाथ पांव फूल जाते हैं। अगले ही पल युवराज बड़ी तेजी से घर के अंदर आता है। लिविंग एरिया में निशा, विवेक, अर्नव, शुभरा और रॉबिन थे। युवराज गुस्से में लिविंग एरिया में आता है और आते ही रॉबिन की तरफ बढ़ने लगता है। उसे सामने देखकर रॉबिन और भी घबरा जाता है। युवराज रॉबिन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में उसके नजदीक जाकर कहता है, मैंने कहा था ना, 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। युवराज को ऐसे रिएक्ट करते देख सभी घबरा जाते हैं। रॉबिन की हाइट युवराज से थोड़ी ज्यादा ही थी और वजन में वो युवराज से 2 गुना था। दिखने में रॉबिन WWE का कोई रेसलर लगता था, लेकिन गुस्से में युवराज के कॉलर पकड़ने से वो ऊपर से नीचे तक हिल जा रहा था। ये देखकर अर्नव के साथ वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। अर्नव और बाकी के बॉडीगार्ड्स रॉबिन को युवराज की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पाते। रॉबिन डर से कुछ बोल नहीं पा रहा था। युवराज की फिजिकल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी, इसलिए किसी का भी उस पर जोर नहीं चल रहा था। कुछ ही देर बाद युवराज रॉबिन को पीछे धक्का देकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। निशा और विवेक युवराज का ये रूप देखकर दंग रह गए थे। इससे पहले उन्होंने युवराज को कभी अपना गुस्सा इस तरह से एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा था। इनफैक्ट नॉर्मली युवराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता था। दूसरी तरफ रॉबिन डर से थर-थर कांप रहा था। आज पहली बार उसे युवराज की फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा हुआ था, जो कि उससे कई गुना ज्यादा थी। इधर युवराज बेचैन होकर अपने कमरे के अंदर आ जाता है। गुस्से में वो कमरे के सामान को फेंकने लगता है और बेड पर बैठ जाता है। वो इस वक्त सुहानी के लिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो जानता था कि समायरा उससे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो सुहानी को भी नुकसान पहुंचा सकती है।
युवराज गुस्से में अपने पैर से जूते निकालकर अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ फेंक देता है, जिससे ड्रेसिंग टेबल का मिरर टूट जाता है और युवराज की नज़र उस टूटे हुए मिरर पर जाती है। वो एक बार मिरर को देखता है और एक बार अपने जूते को। युवराज अपनी आंख बंद करके एक गहरी सांस लेता है। अब वो कुछ शांत लग रहा था। युवराज पास रखे लैपटॉप में आज का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, जिसमें सुहानी घर से बाहर जा रही थी। उसे देखकर युवराज का चेहरा फिर से एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। युवराज फौरन अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ता है। उसे बाहर जाते देख रॉबिन उसके पास जाता है और उससे कहता है, सर। मैं भी। युवराज उसे गुस्से से एक नज़र देखता है और रॉबिन खामोश होकर वहीं रुक जाता है। युवराज अपनी कार लेकर वहां चला जाता है। निशा, विवेक और शुभ्रा उसे बस देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ सुहानी को होश आता है। वो देखती है कि वो एक बंद कमरे में है, जहां एक बल्ब से पीली रोशनी आ रही है। होश में आते ही सुहानी को अपना हाथ बंधा हुआ महसूस होता है। वो देखती है कि वो एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी है और उसका हाथ पीछे से बंधा है। उसकी पूरी बॉडी भी उसी कुर्सी से बंधी थी। ये सब देखकर सुहानी काफी घबरा जाती है। सुहानी घबराते हुए आवाज लगाती है, कौन है यहाँ? सुहानी के कई बार आवाज लगाने के बाद उस बंद कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे में वहां से समायरा अंदर आती है। अंदर आकर समायरा डेविल स्माइल के साथ कहती है, अरे तुम इतनी जल्दी जाग गई। नॉर्मली मेरे जादू से बेहोश लोगों को जागने में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। समायरा सुहानी के पास एक कुर्सी रखकर उसमें बैठ जाती है और आगे कहती है, तुम में जरूर कोई बात है। मेरा वशीकरण तुम पर काम नहीं किया और तुम होश में भी बड़ी जल्दी आ गई। चलो अब होश में आ ही गई हो तो मैं तुमसे कुछ बातें कर लेती हूँ। वैसे भी मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बातें कर सकूं। सुहानी घबराते हुए कहती है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? समायरा रिलैक्स होकर कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मुझे बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाहिए। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, बॉयफ्रेंड? समायरा कहती है, हाँ। युवराज दीवान। सुहानी समायरा की बात नकारते हुए कहती है, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। सुहानी की बात सुनकर समायरा को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, अच्छा, वो हर बार तुम्हें बचाने आ जाता है। उसने तुम्हें अपने घर में रखा है और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। सुहानी थोड़े गुस्से से कहती है, तुम्हें युवराज सर से क्या चाहिए? समायरा अपने उसी अंदाज में कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस उसकी जान। ये सुनकर सुहानी और भी ज्यादा डर जाती है। वो डर से हकलाते हुए कहती है, तक तुम युवराज सर को मारना चाहती हो? लेकिन क्यों? सुहानी का ये सवाल सुनकर समायरा के चेहरे की स्माइल चली जाती और उसकी जगह गुस्से के भाव आ जाते हैं। समायरा सुहानी को घूरते हुए कहती है, अपनी माँ का बदला लेने के लिए। उस युवराज की वजह से आज मेरी माँ एक जिंदा लाश बन चुकी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुहानी भी ऊंची आवाज में कहती है, युवराज सर किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समायरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, युवराज का मरना तो तय है, चाहे वो मेरे हाथों से मरे या उस साए के हाथ से। सुहानी हैरानी से कहती है, क्या मतलब? समायरा सुहानी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। आज से 5 महीने बाद वो साया युवराज को मार देगा और उसकी आत्मा हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ लेगा। इससे युवराज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी सारी शक्तियां उस साए की हो जाएगी। फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इससे पहले वो साया युवराज को मारे, मुझे युवराज को मारना होगा, तब वो साया भी खत्म हो जाएगा। समायरा की बातें सुनकर जैसे सुहानी का दिल की धड़कन रुक जाती है। वो शॉक्ड होकर वहीं बैठी रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज की जान को इस हद तक खतरा है। समायरा सुहानी की ये हालत देखकर कुछ नहीं कहती। उसे तो बस कल सुबह का इंतजार था। वो कल युवराज को वहां बुलाकर उसे मार देना चाहती थी। समायरा जानती थी कि अगर वो युवराज को मारने की कोशिश करेगी तो वो साया उसे बचाने आएगा। रात को वो साया और ताकतवर हो जाता था, इसलिए समायरा ने इस काम के लिए दिन का वक्त चुना था। समायरा ये सोच ही रही थी, तभी वहां एक जोर की आवाज आती है और कमरे का दरवाजा दीवार से अलग होकर कमरे के अंदर आ जाता है। समायरा और सुहानी दोनों की नजरें उस आवाज की तरफ जाती है। वो दरवाजा अब बुरी तरह से टूट गया था। अगले ही पल युवराज उस कमरे के अंदर आता है। उसे देखकर सुहानी शांत और समायरा हैरान रह जाती है। समायरा समझ नहीं पा रही थी कि युवराज यहाँ तक कैसे पहुँच गया। कमरे के अंदर आते ही सबसे पहले युवराज की नज़र सुहानी पर जाती है।
जब वो सुहानी को सही सलामत देखता है तो उसके मन को राहत मिलती है, लेकिन सुहानी को इस तरह से बंधा हुआ देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो सुहानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे समायरा की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसी गलती मत करना। ये सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं और समायरा को देखने लगता है। समायरा आगे कहती है, उसके पास जाने से पहले जरा उसके आसपास तो देख लो। युवराज सुहानी के चारों तरफ देखने लगता है। सुहानी जिस कुर्सी पर बंधी हुई थी उसके चारों तरफ लाल पावट से एक घेरा बना हुआ था। समायरा आगे कहती है, अब अगर तुमने उसकी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ये सुनकर युवराज का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो जाता है। वो समायरा को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहता, मुझे मजबूर मत करो। समायरा भी गुस्से में कहती है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचना चाहते, तुम्हारी वजह से मेरी माँ। समायरा ये कहते हुए रुक जाती है। युवराज कहता है, तुम्हारी माँ मुझे मारने आई थी, तुम देख चुकी हो कि मुझे मारने की कोशिश करने का क्या अंजाम होता है। तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करो वरना न तुम उसे रोक पाओगी और न मैं। ठीक है, आज ये भी देख लेते हैं। ये कहकर समायरा पास के टेबल पर रखा एक कटार अपने हाथ में ले लेती है और एक मंत्र पढ़ते हुए उसे युवराज की तरफ फेंक देती है। ये एक अभिमंत्रित कटार था जिसे समायरा ने युवराज को मारने के लिए बनाया था। जैसे ही समायरा वो कटार युवराज की तरफ फेंकती है, सुहानी चीखते हुए कहती है, युवराज सर। युवराज समायरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कटार बड़ी तेजी से उसके पास आ जाती है। युवराज के चेहरे के ठीक सामने आते ही वो कटार रुक जाता है। उस कटार के रुकते ही युवराज डिसअपॉइंटमेंट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। समायरा भी अब समझ गई थी कि उसने गलत वक्त पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुहानी जिसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवराज वहां सही सलामत खड़ा था, लेकिन युवराज के पीछे वो साया जमीन से ऊपर हवा में था। वो साया साइज में युवराज का 4 गुना था और बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। समायरा भी उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। वो साया समायरा की तरफ बढ़ता है और उसे हवा में उठाकर नीचे पटक देता है। इधर युवराज सुहानी के पास जाता है और उस पर बंधी रस्सी को खोल देता है। रस्सी को खोलते ही युवराज सुहानी को गले से लगा लेता है। सुहानी भी डर से युवराज की बाहों में सिमट जाती है। युवराज सुहानी को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वो आज सुहानी को लेकर बहुत ज्यादा डर गया था। सुहानी अब उस साए के वहां होने के बावजूद युवराज की बाहों में महफूज महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में युवराज को समायरा का ख्याल आता और वो अपने सामने देखता है। वो देखता है कि वो साया समायरा को पूरी तरह से घायल कर चुका था। वो समायरा को एक पल में ही मार सकता था, लेकिन इस वक्त वो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था, मानो वो समायरा को मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हो। समायरा अब अपनी मौत के एकदम नजदीक आ चुकी थी। उस साए को रोकने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। समायरा वहां एक दीवार के सहारे खून से लथपथ पड़ी हुई थी और वो साया उसके ठीक सामने था। तभी उस साए के एक हाथ की उंगलियों से नाखून बाहर आता है और वो समायरा को मारने के लिए उसके और करीब जाने लगता है, लेकिन तभी वो साया रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है या कोई उसे समायरा के पास जाने से रोक रहा है। वो साया तुरंत युवराज की तरफ मुड़ता है। युवराज उस साए को पूरे जोर लगाकर देख रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां अब लाल थी। ये देखते ही वो साया समझ जाता है कि युवराज उसे समायरा को मारने से रोक रहा है। वो साया गुस्से में और भी जोर से गुर्राने लगता है। सुहानी युवराज के ठीक पीछे उसकी शर्ट को पकड़कर खड़ी थी। उस साए को देखकर और उसकी गुर्राने की आवाज़ सुनकर सुहानी बहुत डर गई थी। वो साया अब युवराज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन युवराज अभी भी उस पर नजरें जमाए हुए था। वो साया युवराज की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहा था, वो बस अपनी जगह पर ही कैद होकर रह गया था। समायरा आधे होश और आधी बेहोशी की हालत में वहां पड़ी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। सुहानी भी उस साए को ही देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि किसी ने उस साए को रोककर रखा है। वो ये बात पूछने के लिए युवराज की तरफ देखती है, लेकिन युवराज को देखते ही सुहानी दंग रह जाती है। युवराज की गुस्से से लाल आंखें और उसमें लाल पुतलियां बहुत खतरनाक दिख रही थी। सुहानी ने पहले भी एक बार जंगल में युवराज का ये रूप देखा था, लेकिन वो सब धुंधला सा था। आज वो युवराज का ये रूप साफ साफ देख पा रही थी।
अब वो समझ जाती है कि युवराज ने ही उस साए को रोक रखा है। उस बंद कमरे में सिर्फ एक बल्ब की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में वो साया किसी आम आदमी से 4 गुना ज्यादा लंबा और चौड़ा दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी काले धुएं से बना हुआ है और उसके ऊपर काले धुएं का ही कपड़ा लिपटा हुआ है। वो कपड़ा उस साए के हवा में होने पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। वो साया आज बाकी दिनों से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। वो साया कुछ देर तक वैसे ही फंसा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे युवराज की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो साया बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार वो दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। युवराज की शक्तियों के देखकर वो साया बौखला जाता है। वो चीखते हुए अपनी अपनी एनर्जी बाहर की तरफ पूरे जोर से फेंकता है। उसके ऐसा करते ही सुहानी अपनी जगह से कुछ फीट पीछे जाकर गिर जाती है और उस कमरे की खिड़कियों के कांच, वो बल्ब सब कुछ टूट जाता है। लेकिन युवराज अब भी बिल्कुल वैसे ही खड़े होकर उस साए को रोके हुए था। लेकिन धीरे धीरे उसका साए पर कंट्रोल कम होता जाता। इस बात का अंदाजा सिर्फ युवराज को था, उस साए को नहीं। अब कमरे में काफी हद तक अंधेरा था, सिर्फ कमरे के बाहर से ही कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। वो साया गुस्से में युवराज की तरफ एक तेज रोशनी से वार करता है। इससे युवराज को अपने शरीर पर एक जलन महसूस होती है, लेकिन इससे ज्यादा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वो साया गुस्से से बौखला जाता है और तभी पास ही पड़ी एक कटार हवा में ऊपर उठ जाती है। ये वही कटार थी जिसे समायरा ने युवराज को मारने के लिए बनाया था। ये देखकर युवराज अब कुछ घबरा जाता है, उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो साया उस कटार को हवा में ही सुहानी की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो कटार सुहानी के पास पहुंचने वाला होता है, सुहानी घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अगले ही पल युवराज सुहानी के सामने आकर उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है और वो कटार युवराज की पीठ में घुस जाता है। जैसे ही युवराज को वो कटार लगती है, उस साए से एक अजीब और भयानक आवाज आती है और वो साया वहां से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज के साथ साथ वो साया भी घायल हो गया है। युवराज उसी तरह सुहानी को अपनी बाहों में भरे हुए खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो दर्द साफ साफ दिख रहा था जो उसे कटार लगने की वजह से हो रहा था। इधर सुहानी समझ रही थी कि हर बार की तरह इस बार भी युवराज ने उसे बचा लिया है। लेकिन सुहानी का हाथ जैसे ही युवराज की पीठ पर जाता है, उसे वहां कुछ गीला सा महसूस होता है। ऐसा होते ही सुहानी को एक अनहोनी का अंदेशा हो जाता है। वो अपना हाथ युवराज की पीठ पर फेरती है, उसी पल उसका हाथ युवराज की पीठ पर लगे कटार पर चला जाता है। उसे छूते ही जैसे सुहानी की धड़कन रुक सी जाती है और फिर सुहानी को युवराज की भारी सांसें महसूस होने लगती है। युवराज से सुहानी अलग होता है। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो लड़खड़ा रहा था। सुहानी शॉक्ड होकर युवराज को देख रही थी। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। युवराज अपना हाथ पीछे ले जाकर वो कटार खींचते हुए अपने पीठ से निकाल देता है। युवराज इस वक्त बहुत दर्द में था, लेकिन वो कराह नहीं रहा था। वो कटार बाहर निकालते ही युवराज जमीन पर गिर जाता है। युवराज के गिरते ही सुहानी होश में आती है और जोर से चीख पड़ती है, युवराज सर। सुहानी अब समझ चुकी थी कि उसे बचाने के लिए युवराज ने कटार खुद पर ले लिया है। वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और युवराज का सर अपनी गोद में ले लेती है। युवराज घायल पड़ा सुहानी के चेहरे को देख रहा था। सुहानी रोते हुए अपने आसपास देखने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। सुहानी रोते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, ये आपने क्यों किया, मुझे बचाने के लिए खुद को। युवराज उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपनी भारी पलकों से सुहानी को देखता रहता है। उसकी आंखों से उसका दर्द साफ झलक रहा था, जिसे सुहानी देख पा रही थी। तभी उसे याद आता है कि युवराज जख्मों को खुद ही ठीक कर सकता है। सुहानी युवराज का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, युवराज सर, आप तो अपनी चोट ठीक कर सकते हैं ना, आप जल्दी से खुद को ठीक कीजिए, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। युवराज अब भी सुहानी को कोई जवाब नहीं देता। वो बस उसके चेहरे को देखता रहता है। वो देखता है कि सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। युवराज की नज़र सुहानी के सर पर लगी एक चोट पर जाती है, जो उसे खिड़की के कांच टूटने की वजह से लगी थी। उस चोट से खून बह रहा था। युवराज अपने कांपते हाथ को उठाकर सुहानी की चोट पर रखता है और अगले ही पल जब उस चोट से अपना हाथ हटाता है तो वो घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर उस दर्द में भी युवराज के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
जब युवराज अपने चोट को ठीक नहीं करता तो सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, आप खुद को ठीक क्यों नहीं कर रहे, जल्दी से खुद को ठीक कीजिए ना। युवराज सुहानी को देखते हुए अपनी लड़खड़ती आवाज में कहता है, तुम्हें पता है, पिछले कई सालों में मैंने खुद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसने आकर मुझे बचा लिया। मुझे हमेशा से लगता है कि इन सब की वजह मैं ही हूँ। सिर्फ एक ही तरीका था मेरी मौत का, कि वो साया खुद आकर मुझे मार दे, और आज वही हुआ। अगर आज मैं मर जाता हूँ तो ये कहानी आज ही खत्म हो जाएगी। तुम और ये पूरा शहर हमेशा के लिए उस साया आज़ाद हो जाओगे। युवराज की बातें सुनकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज खुद को इसलिए ठीक नहीं कर रहा क्योंकि वो खुद मरना चाहता है। वो गिड़गिड़ाते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं हो सकता। हम उसे रोकने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। अब युवराज की सांसें भारी हो रही थी। वो गहरी सांस अंदर लेते हुए सुहानी से कहता है, एक और बात थी जो मैं कब से तुमसे कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। युवराज बस इतना कह पाता है, तभी उसकी पलकें भारी होने लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। युवराज के बेहोश होते ही सुहानी जोर से उसका नाम लेकर चीखती है और कहती है, युवराज सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज उठ जाइए। सुहानी के ये सब कहने का युवराज पर कोई असर नहीं पड़ता। वो सुहानी की गोद में बेहोश हो गया था। उसके जख्म से खून पानी की तरह बह रहा था। ये सब देखकर सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सुहानी को कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाते हुए युवराज की जीन्स में कुछ ढूंढने लगती है। कुछ ही देर बाद सुहानी जीन्स के पॉकेट से युवराज का फोन निकालती है और रॉबिन को कॉल करती है। रॉबिन के फोन उठाते ही सुहानी घबराहट के साथ कहती है, मिस्टर रॉबिन, प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए। युवराज सर को बहुत चोट लगी है, वो उठ ही नहीं रहे हैं। सुहानी की बात सुनते ही रॉबिन भी घबरा जाता है। वो सुहानी से कहता है, हम अभी आ रहे हैं, आप बताएं आप लोग कहाँ पर हैं। सुहानी रोते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता हम कहाँ पर हैं। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। सुहानी की बात सुनकर रॉबिन समझ नहीं पाता कि बिना एड्रेस के वो युवराज तक कैसे पहुंचे। वो कुछ सोचते हुए कहता है, मैडम, आप युवराज सर के फोन से अपना लोकेशन मुझे भेजिए, मैं तुरंत वहां आता हूं। ये सुनते ही सुहानी कॉल कट कर देती है और रॉबिन को लोकेशन भेज देती है। युवराज का सर अभी भी सुहानी की गोद में था। सुहानी वहीं पर उसका हाथ पकड़े हुए रॉबिन के आने का इंतजार करने लगती है। 15 मिनट के अंदर रॉबिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वो अपने साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी लेकर आया था। वो लोग युवराज को लेकर फौरन वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। युवराज को ले जाने के बाद रॉबिन सुहानी से कहता है, मैडम चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रॉबिन की बात सुनते ही सुहानी को समायरा की याद आती है। वो समायरा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उसे भी हॉस्पिटल लेकर जाना है। रॉबिन समायरा को देखता है और अपनी टीम से कहकर उसे भी हॉस्पिटल भेजवा देता है। सुहानी रॉबिन से कहती है, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। रॉबिन के लाख समझाने पर भी सुहानी उसकी बात नहीं मानती। उसे सुहानी को हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में अर्नव पहले से पहुंच गया था। वो युवराज और समायरा को इस हाल में देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। अर्नव सुहानी का स्टेटमेंट लेने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सुहानी की हालत देखकर उसे कोई भी सवाल करना अर्नव सही नहीं लगता। कुछ ही देर में निशा और विवेक भी वहां पहुंच जाते हैं। निशा सुहानी को देखकर उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। डॉक्टर्स युवराज को ऑपरेशन थिएटर लेकर चले जाते हैं और युवराज का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब सुहानी की हालत बेहतर होती है तो वो निशा और विवेक को वो सारी बातें बताती है जो आज उसके साथ हुई थी। सारी बातें सुनकर निशा सुहानी से कहती है, अगर समायरा ने तुझे किडनैप किया था और वो युवराज सर को मारना चाहती थी तो तू क्यों उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल ले आई? छोड़ देती उसे वहीं मरने के लिए। अगर ठीक होकर उसने फिर से वही हरकत की तो? विवेक भी निशा से सहमत होते हुए कहता है, हाँ सुहानी, तुम इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? सुहानी उन दोनों से कहती है, मैं समायरा को यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि युवराज सर उसे बचाना चाहते थे। विवेक कहता है, लेकिन क्यों? सुहानी जवाब देती है, पता नहीं। सुहानी के ऐसा कहते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुल जाता है और डॉक्टर वहां से बाहर आते हैं। उनके बाहर निकलते ही सुहानी, निशा, विवेक, रॉबिन और अर्नव उनके पास चले जाते हैं।
अब तक अक्षय भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। सुहानी डॉक्टर से कहती है, युवराज सर अब कैसे हैं? डॉक्टर जवाब देते हैं, मिस्टर युवराज की कंडीशन अभी क्रिटिकल है। हमने ऑपरेशन कर दिया लेकिन वो अभी बेहोश हैं। अगर अगले 42 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं या फिर। ये कहकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं। या फिर क्या डॉक्टर? अक्षय कहता है। डॉक्टर मायूसी से कहते हैं, या फिर उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की पूरी बात सुनते ही सब बहुत घबरा जाते हैं। तभी एक डॉक्टर अर्नव के पास आकर कहते हैं, ASP सर, मिस समायरा कोमा में जा चुकी है। वहां खड़े सभी लोगों के लिए ये दूसरा झटका था। रात हो गई थी। रॉबिन अब सबको घर जाने के लिए कहता है, लेकिन सुहानी हॉस्पिटल से जाने से साफ मना कर देती है। हॉस्पिटल में युवराज के साथ किसी एक इंसान को ही रहने की इजाजत थी। रॉबिन युवराज के साथ ही रुकने वाला था, लेकिन सुहानी की जिद करने पर उसे रुकने दे दिया जाता है। निशा और विवेक को ना चाहते हुए भी सुहानी को हॉस्पिटल में छोड़कर घर जाना पड़ता है। अगले दिन और अगली रात को भी युवराज को होश नहीं आता। इस दौरान सुहानी एक पल के लिए भी युवराज को नहीं छोड़ती। उसकी अगली सुबह सुहानी युवराज का हाथ थामे हुए उसके बैग के पास कुर्सी पर बैठी थी। उसने अपना सर युवराज के बेड पर रख था और वो गहरी नींद में थी। पिछली 2 रातों से सुहानी ऐसे ही युवराज के पास सोती थी। तभी युवराज के बंद आंखों में हलचल होने लगती है और सुहानी के हाथों में रखे उसके हाथ की उंगलियां हिलने लगती है। सुहानी को इस बात का एहसास नहीं होता। युवराज आंखें बंद किए हुए बेहोशी की हालत में धीरे से कहता है, सुहानी। और कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी आंखें खुल जाती है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।